दोस्तों कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत के अंदर 5 स्टेट्स के इलेक्शन अभी-अभी खत्म हुए हैं। उसमें से 3 स्टेट्स बीजेपी जीत चुकी है, 1 स्टेट कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है और एक मिज़ोरम के अंदर एक नई पार्टी है, ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी, वो वहाँ पर इलेक्शन जीत चुकी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, उसमें से 4 स्टेट्स के जो इलेक्शन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसमें से 3 स्टेट आपके नॉर्थ इंडिया के अंदर है, जिसके अंदर एक राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। और ये तीनों हिंदी हार्टलैंड के स्टेट माने जाते हैं। पिछले 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी यहाँ से तीनों स्टेट जीत गई थी। और एक जो है साउथ के अंदर एक तेलंगाना स्टेट है, वहाँ पर इलेक्शन हुआ और उसके अंदर बीआरएस को हराकर कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर बहुमत प्राप्त कर लिया। और ये चारों स्टेट दोस्तों 2024 के जो आम चुनाव होने वाले हैं, जिसमें नए प्रधानमंत्री के लिए फिर से इलेक्शन होने वाले हैं, उसकी दृष्टि से ये जो चारों स्टेट है बहुत ही महत्वपूर्ण माने जा रहे थे। क्योंकि हिंदी हार्टलैंड है, पिछली बार जिस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर जीत गई थी तीनों, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को, और उसी प्रकार से ये समझा जा रहा था कि हो सकता है कि इस बार भी कांग्रेस इन तीनों स्टेट के अंदर जो है वो बहुमत प्राप्त कर ले और अपनी सरकार बनाए। बल्कि हुआ इसका उल्टा दोस्तों, कांग्रेस वहाँ पर बुरी तरह से हार गई। और उसके बाद में जो है एक और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ, जहाँ पर एक तेलंगाना के अंदर बीआरएस, जो कि वहाँ की एक क्षेत्रीय पार्टी है, वो बहुत ही मजबूत पार्टी मानी जाती थी। और वहाँ के लोगों ने तेलंगाना की जो बीआरएस पार्टी है उसको हटाकर बीजेपी की बजाय जो है कांग्रेस को वोट देना, ये भी अपने आप में एक सिग्निफिकेंट न्यूज़ है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितने भी जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, जितने भी जो न्यूज़ एंकर्स हैं, अगर मोदी को 2024 में हराना है, तो कहीं न कहीं मोदी जी को हिंदी के हार्टलैंड के जो स्टेट्स हैं, उसके अंदर इलेक्शन हराना पड़ेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, बीजेपी गवर्नमेंट को जितने भी जो वोट जनरली मिल रहे हैं, जहाँ पर 100% की स्ट्राइक रेट से, वो बेसिकली हिंदी हार्टलैंड स्टेट है, जिसके अंदर आपके यही तीनों स्टेट, उसके अलावा गुजरात और उत्तर प्रदेश, जहाँ पर जो है 90% की स्ट्राइक रेट से नरेंद्र मोदी जी जो है वो लोकसभा की सीटें जीत लेते हैं। और अगर यही ट्रेंड बना रहता है 2024 में, तो मोदी जी को हटाना ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और इसके साथ ही दोस्तों, जितने भी न्यूज़ एंकर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो तेलंगाना के रिजल्ट को भूल जाते हैं और वो केवल हिंदी बेल्ट के जो 3 स्टेट है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। क्योंकि सबका जो एक बेसिकली वहाँ पर पॉइंट है, जो डिस्कशन का पॉइंट है, वो है कि क्या मोदी की गवर्नमेंट फिर से 2024 में बड़ी इजीली आने वाली है या नहीं आने वाली है। क्योंकि हिंदी हार्टलैंड के अंदर जितने भी स्टेट है, वहाँ पर सीधा मुकाबला कांग्रेस से होता है। और कांग्रेस का इन स्टेट्स के अंदर इलेक्शन हारना बेसिकली मोदी जी के लिए एक तरीके से बिल्कुल ही ईज़ी जो है वो विन है वहाँ पर। और इसी को देखते हुए जितने भी जो एक्सपर्ट्स हैं या जो अपोजिशन लीडर्स हैं, ख़ास करके जो इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं, वो सभी जो है कांग्रेस के ऊपर अटैक कर देते हैं। और ख़ास करके कांग्रेस के अंदर भी राहुल गांधी के ऊपर, और गांधी फैमिली जो है ओवरऑल, जिसके अंदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आते हैं, उन पर अपना अटैक स्टार्ट कर देते हैं। और इसके लिए दोस्तों, ये सारे एक्सपर्ट्स ये बेसिकली कहते हैं कि राहुल गांधी को और कांग्रेस को अपने जो इंडिया अलायंस के जो दूसरे पार्टनर हैं, जैसे कि अखिलेश यादव है या फिर ममता बनर्जी है या फिर उधर नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव है, इनको इनके स्टेट के अंदर इनको ज़्यादा सीटें जो है वो देनी चाहिए। और कांग्रेस को बेसिकली वहाँ पर ना के बराबर जो है सीटें लड़नी चाहिए। क्योंकि ये क्षेत्रीय दल वहाँ पर काफ़ी मजबूत है और अगर सारी सीटें पर, अगर ऑलमोस्ट सारी सीटों पर ये अगर इलेक्शन लड़ते हैं, तो मोदी को ये इजीली वहाँ पर हरा सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस का वोट जो है वो डिवाइड नहीं होगा और कांग्रेस जो है वो इतनी इन स्टेट्स के अंदर जो है पॉपुलर भी नहीं है। इनका ये आर्गुमेंट, आइए देखते हैं इस आर्गुमेंट में कितनी ज़्यादा सच्चाई है। इस आर्गुमेंट को समझने के लिए दोस्तों, हम हर स्टेट का जो है, जो 4 या 5 जो बड़े स्टेट है, उनका स्टेट वाइज जो है थोड़ा-सा डीप के अंदर उसका एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई एक एनजीओ नहीं है। अगर वो केवल 3 या 4 या 5 सीटों पे ही अगर इलेक्शन लड़ेगी, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, तो उसके अंदर अगर वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेगी, तो उसको सीटें ही नहीं आने वाली है। फिर उस पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। तो उस तरीके से दोस्तों, अगर कांग्रेस पार्टी इलेक्शन ही नहीं लड़ेगी, तो इलेक्शन लड़ने से पहले ही वो हार जाएगी और अपनी जो एक नेशनल पार्टी है, उसका सिंबल भी वो इस तरीके से तो खो देगी।
दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि ये क्या गारंटी है कि ये जो री रीजनल जो पार्टीज़ है वो आगे जाकर मोदी को सपोर्ट नहीं करेगी या बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगी? क्या नीतीश कुमार जी ने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया था? क्या क्या अगर हम हिस्ट्री के अंदर जाते हैं पीछे, तो क्या ममता बनर्जी ने एनडीए को सपोर्ट नहीं किया था? तो इसलिए ये कहना और इसलिए ये जो आर्गुमेंट है कोई इसमें कोई ज़्यादा बड़ा दम नहीं है। अब आप बात करते हैं स्टेट वाइज की और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों जो है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो है इनको ओपोजिशन से ज़्यादा ओपोजिशन को इनकी ज़्यादा ज़रूरत है कि वो क्यों है। आइए इस बात को समझने की अब कोशिश करते हैं। इससे पहले कि दोस्तों हम अपने वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, उसका जो है प्रेजेंस पूरे इंडिया के अंदर है। तो देखिए जब उन्होंने 2018 के अंदर मोदी वेव के अंदर तीनों स्टेट बीजेपी को हरा दिए थे, वहीं जो है अब जाकर उन्होंने कर्नाटका में बीजेपी को हरा दिया, अब तेलंगाना में बीजेपी को हरा दिया और वहीं पे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो अपनी गवर्नमेंट बना ली। तो इससे एक बात ज़ाहिर होती है कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो कहीं पर भी अपने 2-3 स्टेट जीतकर जो है वो एटलीस्ट जो है अपनी प्रेजेंस बनाए रख सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं क्षेत्रीय पार्टी की, तो वो केवल एक स्टेट के अंदर है। अगर हम बात करते हैं अगर अब हम उत्तर प्रदेश की खास करके, तो देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बीजेपी जो है वो लोकसभा के इलेक्शन में स्वीप कर रही है और जिस तरीके से वो स्टेट इलेक्शन के अंदर स्वीप कर रही है, वहां पर अगर कांग्रेस इंडिपेंडेंटली अगर इलेक्शन लड़ेगी तो अखिलेश यादव जो है अगली बार जो चुनाव होने वाले हैं उसके अंदर भी जो है वो बाहर ही रहेंगे और 5 साल उनको अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। और यही हाल बंगाल का है। बंगाल के अंदर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी ने 0 से स्टार्ट किया था और अब जो है वो लगभग 100 सीट के आसपास पहुंच गई थी। और अगर ऐसा ही बना रहता है, अगर मोदी जी फिर से पीएम बन जाते हैं और जिस तरीके से मोदी और बीजेपी इलेक्शन लड़ती है, जितना पैसा उनके पास है, जो आरएसएस का जो स्ट्रक्चर उनके पास है, उसके हिसाब से जो है हो सकता है कि वो बंगाल के अंदर भी जो है ममता बनर्जी को वहां पर नेक्स्ट स्टेट इलेक्शन में हरा दे। और अगर वहीं पे सीपीआई और कांग्रेस अगर फिर से इंडिपेंडेंटली लड़ती है, तो ऑब्वियसली कांग्रेस जो है वो वहां पर इलेक्शन जो है वो हारती जा रही है। लेकिन वहां पर कांग्रेस को हारने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। वहां पर अगर कोई ज्यादा हारेगा तो वो होगी ममता बनर्जी को, उनको ज्यादा लॉस है। इसलिए जो कांग्रेस का जो वोट है और सीपीआई का जो वोट है वो उनको बेसिकली ममता बनर्जी को चाहिए, जिससे कि वो वापिस जो है अपनी सरकार वहां पर बना सके। और यही हाल लालू प्रसाद यादव का बिहार में, यही हाल नीतीश कुमार का बिहार में है। दोनों ही पार्टी जो है वो अकेले इलेक्शन नहीं लड़ सकती है। अगर ये दोनों पार्टियां इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ती है तो मोदी जी जो है बिहार के अंदर स्वीप कर जाएंगे। और आपको जिस तरीके से पता है कि अगर वहां पे उनकी गवर्नमेंट बन जाती है और जिस तरीके से मोदी जी ईडी और सीबीआई को यूज करते हैं, वो दोनों जो बड़े लीडर हैं वो जेल के अंदर ही लालू प्रसाद यादव के साथ में मिलेंगे। और अब दिल्ली की तो बात ही छोड़ दीजिए और पंजाब की बात ही छोड़ दीजिए। आप जो पार्टी है वहाँ पर उसके जो बड़े लीडर्स हैं उन सबको बीजेपी ने जो है जेल में डाल दिया है और उनका जो है अभी पता नहीं वो कब जो है उनको बेल मिलेगी, कब वो जेल से बाहर आएंगे। और यही चलता रहा तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जी जो है वो भी जो है जेल चले जाए। तो एक तरीके से इस पार्टी का अस्तित्व जो है वो ही खतरे में पड़ गया है। तो इसलिए कांग्रेस को आपकी जरूरत नहीं है, बल्कि आप वालों को अगर सरवाइव करना है तो उनको कांग्रेस की जरूरत है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। देखिए जिस तरीके से बीजेपी ने शिवसेना का जो है एक तरीके से पार्टी का नाम छीन लिया, उसका सिंबल छीन लिया, उनका सब कुछ छीन लिया। शिवसेना को कांग्रेस की ज्यादा जरूरत है, न कि कांग्रेस को शिवसेना की जरूरत है। और वही हाल जो है एनसीपी के शरद पवार का है। शरद पवार जो है अपने बुढ़ापे में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बैटल जो है वो लड़ रहे हैं। अगर वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो एक तरीके से अपनी क्रेडिबिलिटी खराब कर लेते हैं। इसलिए उनको भी जो है कांग्रेस की सबसे ज्यादा जरूरत है। और अब बात करते हैं दोस्तों राहुल गांधी की। जितने भी जो पिछले सर्वे हुए हैं उन सब में ये अब पता चल गया है कि अगर नरेंद्र मोदी के बाद में जो सबसे बढ़िया और सबसे लोकप्रिय जो नेता है ओपोजिशन के अंदर, उसके अंदर राहुल गांधी जो है वो ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल इनसे बहुत आगे हैं।
और ये सभी अब मानते हैं, इवन जो है दूसरी पार्टी के लोग भी ये मानते हैं कि राहुल गांधी जो है वो एक डिसेंट, एक अच्छे लीडर हैं। अगर इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं, अगर इनको अपने स्टेट के अंदर अगर अपनी गवर्नमेंट बचानी है, तो इनको जो है राहुल गांधी को सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि वो नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी को जो है वो प्रेजेंट कर सके और एक तरीके से एक मोमेंटम बना सके। और कांग्रेस जो है उसको टारगेट करने की बजाय उसको सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि वो हिंदी हार्टलैंड के अंदर बीजेपी को हरा सके और वहीं से जो है वो ऐसा करने के बाद ही जो है वो मोदी को प्राइम मिनिस्टरियल पद से हटा सकते हैं। अदरवाइज जो है अलायंस पार्टनर का आने वाले कुछ सालों के अंदर क्षेत्रीय पार्टी से उनका नाम जो है बीजेपी मिटा देगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।